नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत प्रवाह पर चर्चा करेंगे। प्रवाह अथवा गति मानव जीवन का अभिन्न अंग है, ये हम सभी जानते हैं। गति का मतलब आप समझते हैं ना। जैसे एक नदी बहती है तो बहती हुई नदी में प्रवाह है, गति है। किसी भी पदार्थ की चेतना उसकी गतिशील होने पर ही निर्भर करती है। इसे पदार्थों में अंतर्हित शक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। गति के अवरुद्ध होने पर मनुष्य या पदार्थ प्राणहीन से हो जाते हैं। अतः गति ही जीवन है। एक नदी के प्रवाह और उसकी गतिशीलता में ही उसका जीवन है। अतः गति की शक्ति को इससे सफलतापूर्वक समझा जा सकता है। गति अथवा प्रवाह की यह शक्ति कला रचना प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। विषय साधना, शैली, रचना प्रक्रिया आदि के भिन्न होने पर भी उन्हें गतियुक्त करना प्रत्येक श्रेष्ठ कलाकृति का उद्देश्य होता है। संभवतः प्राचीन भारतीय साहित्य में चेतना व सजीव आकृतियों का अंकन चित्र में अनिवार्य माना गया है। अर्थात यदि चित्र में गति है तो चित्र सजीव जान पड़ता है। यदि इसकी परिभाषा करें तो प्रवाह या गति से तात्पर्य है चित्र धरातल पर दृष्टि का अबाध रूप से गतियुक्त होना। अर्थात दृष्टि एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक व आसानी से विचरण करती है तथा नेत्रों को किसी प्रकार का कष्ट या उलझन नहीं होती है। यह प्रवाह चित्र के सभी तत्व रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत आदि मिलकर उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार कलाकृति के संदर्भ में गति रचना तत्वों की विशिष्ट एवं सुनियोजित स्थिति की द्योतक है। ये सभी तत्व मिलकर अंतराल में एक निश्चित दृष्टिपथ का निर्माण करते हैं जो दर्शक की दृष्टि को निर्देशित दृष्टिपथ के अनुरूप गतियुक्त करते हैं। यही स्थिति गति कहलाती है। लय, प्रवाह या निरंतरता आदि को गति के अर्थ में प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए एक ब्लैक बोर्ड पे अगर आप देखें कि एक दृष्टिपथ का निर्माण करना है या कोई मैप दिया गया है और आपको एरो द्वारा एरो के निशान से कुछ विशिष्ट शहरों को देखना है तो जहाँ जहाँ एरो बना दिए जाएंगे आपकी आँखें उसी दृष्टिपथ को फॉलो करती हुई उन सभी नामजद शहरों को देख लेगी। यह है गति या प्रवाह, यानी कि दृष्टि का एक जगह से प्रवाहित होकर दूसरी जगह से गुजर के अन्यत्र निर्दिष्ट जगहों तक पहुंचना। रिक्त स्थान में गति नहीं होती, परंतु जो ही हम उनमें कोई आकार बनाते हैं हमारी दृष्टि वहीं ठहर जाती है। अतः अन्य आकार भी बना देने से दृष्टि को गति प्राप्त होती है। गति शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में लिया जाना चाहिए और संयोजन के सिद्धांत के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अब गति का स्वरूप कैसा होता है? मानव जीवन एवं प्रकृति में गति की उपस्थिति सर्वत्र ही दिखाई देती है। अब अगर ध्यान से देखें तो आप इसे महसूस कर सकेंगे। मनुष्य का चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, सांस लेना, प्रकृति में मौसम के परिवर्तन और अन्य परिवर्तन, चंद्रमा के आकारों का परिवर्तन, समुद्र की गति तथा उसका उतार चढ़ाव, पशु पक्षियों की बोलियां आदि सभी गति के स्वरूप हैं। गति व लय की उपस्थिति सभी ललित कलाओं में समान रूप से दिखाई देती है। संगीत व काव्य में स्वरों एवं शब्दों का लयात्मक प्रयोग, नृत्य में शरीर का लयात्मक संचालन, स्थापत्य, मूर्ति एवं चित्रकला में लयात्मक रूपाकारों, वर्ण संयोजन आदि तत्वों के माध्यम से अंतराल में क्रियाशीलता का दिग्दर्शन होता है।
अर्थात सभी कलाओं में गति का होना सजीवता का परिचायक है। नृत्य में अगर शरीर का संचालन लयात्मक है और थोड़ा मध्यम है तो वह गति मध्यम कहलाएगी, जबकि अगर शारीरिक संचालन लयात्मक होते हुए तीव्रता से है तो वो तेज गति वाला नृत्य कहलाएगा। इसी तरह से अन्य कलाओं में भी हम ये मानदंड निश्चित कर सकते हैं। चित्र में संगीत की लहरियों की भांति रंगों व रेखाओं का लयात्मक संयोजन मिलता है, जिससे प्रेक्षक की आँख को गति प्राप्त होती है। रूपप्रद कलाओं में गति के स्वरूप को समझने के लिए प्रकृति एवं कला में अंतर्निहित गति को समझना आवश्यक है। स्वरूप की दृष्टि से यह दो भागों में विभक्त की जा सकती है। पहली है सहज गति और दूसरी है प्रेरित गति। प्रकृति की अंतर्निहित गतियाँ सहज एवं स्वतः उत्पन्न होती हैं, जबकि कलाकृति मानव निर्मित होती है। आप समझ रहे हैं, प्रकृति के अंतर्निहित गतियाँ सहज एवं स्वतः उत्पन्न होती है। जैसे पेड़ या कोई झाड़ी है, अगर तेज हवा चलती है तो उनके पत्ते जिस तरह से हिलते हैं, तो ये प्रकृति की गति कहलाएगी जो स्वतः है और सहज है। जबकि कलाकृति जब जो कि मानव निर्मित होती है, उसमें गति एवं लय को यत्नपूर्वक एवं विचारपूर्वक उत्पन्न किया जाता है। कलाकृति में रचे गए रूपाकार वस्तुतः स्वयं गतिशील नहीं होते, वरन अंतराल में की गई रूपाकारों, रेखाओं अथवा वर्णों की निश्चित व्यवस्था एक दृष्टिपथ का निर्माण करती है और उसी दृष्टिपथ पर गतियुक्त होकर हमारी दृष्टि को गति प्राप्त होती है। अतः स्थिर कलाकृति में यह गतिशीलता वस्तुतः गति का आरोपण है। इस प्रकार स्थिर स्वरूपों में गति का प्रभाव कलाकार की कुशलता पर बहुत कुछ निर्भर करता है, अर्थात कलाकार की कुशलता पर ही निर्भर करता है। गति के स्वरूप को प्रतिरूपात्मक रिप्रेजेंटेशनल एवं रूप निरपेक्ष नॉन रिप्रेजेंटेशनल दोनों ही प्रकार की कलाकृतियों में देखा जा सकता है। रूप निरपेक्ष रचनाओं में विषय के स्थान पर रचना तत्व के शुद्ध प्रयोगों में गति के स्वरूप को सरलतापूर्वक देखा जा सकता है। विभिन्न माध्यमों को अनेक विधियों से प्रयुक्त करके भी गति का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए स्पष्ट तूलिका घातों या ब्रश स्ट्रोक्स व विशुद्ध रंगों से बने चित्र इस श्रेणी में गिने जा सकते हैं। आधुनिक चित्रकला में या आधुनिक चित्रकारों का अगर मैं नाम लूँ तो जैक्सन पॉलक आप देख सकते हैं नेट पे, गूगल पे। जैक्सन पॉलक और डी कुनिंग के चित्रों में इस प्रकार की गति संबंधी प्रयोग देखे जा सकते हैं। जैक्सन पॉलक क्या करते थे, उनकी जो कार्य करने की शैली के बारे में अगर मैं कहूँ तो वो एक लंबा कैनवास, लंबा चौड़ा करीब 10 बाय 10 का कैनवास वो ज़मीन पे बिछा देते थे और फॉर एग्ज़ाम्पल हम काले रंग के बड़े डिब्बे वो ले लेते थे, बड़ा ब्रश लेकर के, और उसे लगातार भूमि पर टपकाते जाते थे ब्रश के साथ। फिर रंग लेते थे डिब्बे से और लगातार उसको गतिपूर्ण तरीके से कैनवास पर गिराते जाते थे। इस प्रकार एक गतिमय लयात्मक आकृतियों का निर्माण होता था। आप इसे अवश्य देखें नेट पर, तो आप समझ पाएंगे कि जैक्सन पोलक किस तरह से गतिपूर्ण लयात्मक कार्य करते थे। रचना से पूर्व अंतराल पूर्ण रूप से निष्क्रिय होता है, परंतु एक बिंदु मात्र की रचना से अंतराल की इस निष्क्रियता को
खंडित किया जा सकता है। आप देखिए ब्लैक बोर्ड खाली है या आपकी कोई कॉपी का पेज जो कि एकदम खाली है, अगर एक पेंसिल द्वारा एक बिंदु का आप निर्माण करते हैं या पेन की टिप लगाते हैं तो वो पूरे अंतराल की जो निष्क्रियता है उसको भंग कर देता है और उसे इच्छित गति प्रदान की जा सकती है। यदि गति के भी इस प्रकार गति के भी विविध प्रकार होते हैं जिनके प्रयोग एक ही कलाकृति में देखे जा सकते हैं। अब बात करते हैं गति के प्रकार व प्रभाव की। सबसे पहले सरल गति। कला तत्वों का ऐसा संयोजन जो अत्यंत सहज हो और दृष्टि बिना किसी उलझन और रुकावट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण कर सके, उसे सरल गति कहा जा सकता है। सरल गति में कोई कलात्मकता नहीं होती, अतः चित्रतल पर इसके अधिक प्रयोग से एक रसता उत्पन्न होती है। दूसरी है वक्र गति। गति का यह प्रकार अपेक्षाकृत जटिल एवं रोचक है। इसके अंतर्गत दो प्रकार की गतियाँ आती हैं। पहला कोणीय गति, जिसमें गति के जटिल कोण होने के कारण क्रमशः ऊपर व नीचे की ओर होती हुई आगे बढ़ती है। जटिल कोण अचानक दृष्टि के मार्ग को अवरुद्ध कर उसे अन्य दिशा में मोड़ देते हैं। रचना में इसका अधिक प्रयोग दृष्टि को थका देता है। अगर आप किसी पेंटिंग में या बोर्ड पर अनेक कोणीय रेखाओं का निर्माण करते हैं तो एक समय के बाद आंखें थोड़ी थकने लगती हैं। इस कारण इस प्रकार की लय दृष्टि के लिए सुखद नहीं कही जा सकती। कोणीय गति रचना में तनाव, आकस्मिकता व तीव्रता का प्रभाव उत्पन्न करती है। प्रवाह युक्त गति। कोणीय गति में कुछ परिवर्तन करके प्रेषक के दृष्टिकोणों के स्थान पर कोमल एवं प्रवाहपूर्ण गति युक्त संचरण करती है। नदी की लहरदार गति इसी के अंतर्गत आती है। प्रवाह युक्त गति ही सर्वाधिक सुखद मानी जा सकती है। इस गति से कोमलता, माधुर्य, लयात्मकता आदि प्रभाव उत्पन्न होते हैं और आंखें इसे बहुत देर तक देख सकती है, सुकून महसूस कर सकती है। आप देखिए, आप में से किसी को भी बहती हुई नदी को देखना बुरा नहीं लगेगा। लोग घंटों तक इस प्रवाह को निहार सकते हैं। तीसरा है खंडित गति। रचना में दृष्टि के प्रवाह क्रम को बीच बीच में तोड़कर खंडित गति उत्पन्न की जा सकती है। अचानक दिशा परिवर्तन करके दृष्टि को दूसरी ओर ले जाने से भी गति उत्पन्न होती है। गति के इस प्रकार के आकस्मिकता के कारण सर्वाधिक गतिशीलता होती है। दिशा के आधार पर गति के ये निम्न वर्गीकरण किए जा सकते हैं। पहला है ऊर्ध्वगामी गति। ऊर्ध्वगामी गति जो गति दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाए, वह उच्चता, उत्साह, स्फूर्ति आदि भावों को उत्पन्न करती है। जैसे आपने मीनारों को देखा होगा। अगर मीनार का चित्र आप देखते हैं तो हमारी आंखें ऊंचाई की तरफ देखती हैं, क्योंकि लंबी लंबी मीनारें और ऊपर से नुकीली होती है तो आंखों को वो ऊपर की ओर ले जाने का काम करती है। ऐसे में गति नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। अधोगामी गति, जो गति दृष्टि को नीचे की ओर ले जाए अथवा भूमि की ओर संकेत करे, ऐसी गतियाँ इसके अंतर्गत आती है। साधारणतः ये गतियाँ निराशा, दुख, पीड़ा आदि के भाव उत्पन्न करती हैं। तीसरा है क्षैतिज गति। जो गति क्षितिज रेखा के समानांतर रचे गए दृष्टिपथ का अनुसरण करे, इस प्रकार की गति विश्रांति, स्थिरता, ठहराव, निद्रा आदि भावों को उत्पन्न करती है। यदि एक लेटे हुए व्यक्ति का अगर आप स्केच देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो ये विश्रांति की स्थिति, यह गति स्थिरता, ठहराव आदि को प्रदर्शित करती है। चौथा है तिरछी गति। तिरछी अथवा कर्णवत गति अंतराल को एक कोण से दूसरे कोण पर काटती है।
इस प्रकार की गति में सर्वाधिक क्रियाशीलता झलकती है। रचना में इस प्रकार की गति को नियंत्रित करके प्रभाव की तीव्रता को कम किया जा सकता है। इसका उदाहरण, जब आप रॉकेट छुड़ाते हैं पटाखों में, तो अगर वो तिरछा होकर के छुड़ाया जाए, और आपने देखा ही होगा तिरछा होकर के अगर वो आकाश की तरफ जाता है तो कितना तीव्र गति को प्रदर्शित करता है। कलाकार को चाहिए कि इस तरह की रेखाओं का अगर प्रयोग वह अपनी चित्राकृति में करते हैं तो उसे नियंत्रित करके प्रभाव की तीव्रता को कम करके और वो उसका प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। गति का महत्व न केवल मनुष्य के जीवन में है, अपितु वह कलाओं के अंतर्गत भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दृश्य कलाओं के साथ साथ संगीत व काव्य, नृत्य आदि में इसकी उपस्थिति सर्वमान्य है। रूपप्रद कलाओं का तो यह एक प्रमुख सिद्धांत है। गति चित्र में क्रमबद्धता के माध्यम से रचना की विषय वस्तु को सामने लाती है। भारतीय चित्रकला में रेखीय लयात्मकता पर विशेष बल दिया गया है। शास्त्रीय कलाओं के अंतर्गत इसे विशेष महत्व दिया गया है। अजंता की महान चित्रावली इसका साक्षात उदाहरण प्रस्तुत करती है। लयात्मक व गतिपूर्ण रचनाएं मानसिक तनाव को दूर करती हैं। संगीत के लयात्मकता, नदी की लहरों का प्रवाह और उनकी गति, पक्षियों की उड़ान जिस प्रकार मन मस्तिष्क को शांति प्रदान करती है, उसी प्रकार लयपूर्ण गतियुक्त कलाकृतियाँ भी प्रेक्षक को मानसिक शांति प्रदान करती है व उसकी अनुभूति सुखद होती है। अब बात करते हैं प्रवाह को सृजित करने वाली वो कौन सी सृजन विधियां हैं। कला रचना में प्रवाह सृजन के लिए निम्न विधियां अपनाई जा सकती हैं। पहली है पुनरावृत्ति, अर्थात एक ही प्रकार के रूपाकारों को जब कुछ अंतर के साथ आवृत्ति की जाती है तो दृष्टि एक आकृति से दूसरी आकृति पर चलती जाती है। समान आकारों की पुनरावृत्ति रचना की दृष्टि से संभवतः सहजतम विधि कही जा सकती है, साथ ही प्राचीनतम भी। समान आकारों की पुनरावृत्ति रचना में स्पष्टता, शक्ति, पूर्णता एवं एकीकृत प्रभाव उत्पन्न करती है। आकारों के मध्य अंतराल दृष्टि को निरंतरता प्रदान करता है, परंतु इसका अधिक प्रयोग अरुचि एवं एक रसता प्रदान करता है। कल्पना व मौलिकता के प्रयोग से इसे रुचिकर बनाया जा सकता है। भारतीय लघु चित्रों में प्रकृति के चित्रण में इसका बहुतायत से प्रयोग किया गया है। कालीनों, दीवारों के कागज़ यानी कि वॉलपेपर्स, स्थापत्य, बुनाई, छपाई एवं अलंकरणों की रचनाओं में इस विधि को प्रयोग में लाया जाता है। आकारों की आवृत्ति साधारणतया 3 प्रकार से की जाती है। एक लंबवत, दूसरा क्षैतिज और तीसरी कर्णवत। इस प्रकार की आकृतियों को बनाकर गति का प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरा है अनुक्रम। जब किसी आकृति को क्रमिक परिवर्तन के साथ विभिन्न आकारों में आवृत किया जाता है, यह विधि पुनरावृत्ति से अधिक शक्तिपूर्ण गति का प्रभाव उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए छोटे से बड़े होते आकार, गोलाकार से कोणयुक्त होते आकार अनुक्रम के अंतर्गत आ सकते हैं। रचना की दृष्टि से इसमें अधिक स्वतंत्रता होती है। अनुक्रम 2 प्रकार का होता है, स्पष्ट और जटिल। जिस प्रकार रेखा दृष्टि का दिशा निर्देशन करती है, उसी प्रकार अनुक्रम भी दृष्टि का दिशा निर्देशन का कार्य करता है। अतः रचना में इसका प्रयोग प्रवाह युक्त गति का सृजन करता है। आवृत्ति एवं अनुक्रम का एक सम्मिलित रूप भी प्रयोग में लाया जा सकता है। इस विधि को विकिरण कहते हैं। इस पद्धति में गति
एक मध्य बिंदु अथवा आकर्षण केंद्र से बाहर क्रमशः बाहर की ओर सभी दिशाओं में फैलती हुई प्रसारित होती है। इन रेखाओं को तिरछा कर देने पर कर्णवत झुका देने से तीव्र गति का आभास होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम नदी में भंवर का उदाहरण ले सकते हैं। तीसरा है निरंतरता। रेखा, रूप, वर्ण इत्यादि की क्रमबद्ध लयात्मकता निरंतरता के प्रभाव को उत्पन्न करती है। आप समझ रहे हैं, निरंतरता को उत्पन्न करने के लिए रेखा, रूप, वर्ण इत्यादि जो हैं, इनकी क्रमबद्ध लयात्मकता निरंतरता के प्रभाव को उत्पन्न करती है। लंबी घुमावदार लयात्मक रेखाओं के माध्यम से प्रवाह उत्पन्न करने की विधि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अजंता के चित्र हैं, जहाँ पशु पक्षी, मानव जगत, कमल की बेलें एवं अलंकरण सभी एकमात्र शक्तिशाली प्रवाहपूर्ण लयात्मक रेखा के अनुरूप ही ढल गए हैं। आप हाथियों के अंकन को देखिए। अजंता के अंतर्गत, उनके चित्रों के अंतर्गत जो हाथियों का अंकन है वो प्रवाहमय रेखाओं का बेहतरीन उदाहरण कहा जा सकता है। यह निरंतरता का प्रतीक कहा जा सकता है। यह विधि दृष्टि को एक सतत प्रवाह की अनुभूति देता है। अलंकारिक रचनाओं में इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार निष्कर्षतः गति मानव जीवन की ही भांति कला रचना में भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कलाकृति की सजीवता का प्रमाण होती है। तो आज के लिए हमने पढ़ा प्रवाह। आप इसे निरंतर सुनते रहें, समझते रहें और जानते रहें संयोजन के सिद्धांत के बारे में। धन्यवाद।